बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम न्यूज़ टॉक यशमीन जमाल के साथ मैं हूं माहा इकबाल। शंघाई ताउन तंजीम के 23वें इजलास का आगाज़ हो चुका है। पाकिस्तान इस इजलास की मेज़बानी कर रहा है। इस इजलास की मेज़बानी सिफारती सतह पर पाकिस्तान की एक बड़ी कामयाबी समझा जा रहा है। वस्ती एशियाई खित्ते की सलामती की सूरत हाल के हवाले से शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की ये कॉन्फ्रेंस गैर मामूली अहमियत की हामिल है, जिसमें हम देखते हैं कि मुख्तलिफ ममालिक के वज़राए आज़म और डेलीगेशंस पाकिस्तान आ रहे हैं। इस मौके पर साइड लाइन्स मीटिंग्स में 11 अरब डॉलर की सरमायाकारी भी मुतवक्की है, जो कि यकीनन खुश आइंद है। भारत की तरफ से इस कॉन्फ्रेंस को कवर करने के लिए आने वाली सहाफ़ी बरखा दत्त ने मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ से मुलाकात की है। नवाज शरीफ ने अपनी बातचीत में यह तवक्को भी जाहिर की है कि जल्द ही उनकी भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से मुलाकात होगी। साथ उन्होंने यह भी कहा है कि वो हमेशा भारत से अच्छे ताल्लुकात के ख्वाहिशमंद रहे हैं। भारतीय वज़ीर खारजा के दौरे पाकिस्तान से दोनों ममालिक के ताल्लुकात में बेहतरी की तवक्को भी की जा सकती है। खुशाइन बात यह भी है कि इस मौके पर PTI ने जो एहतजाज की कॉल दी थी, वो हुकूमत की इस यकीन दहानी के साथ वापस ले ली गई है कि डॉक्टर्स की टीम बानी PTI का तिबी मुआयना करेगी, जिसमें बानी PTI के ज़ाती मुआलिज भी शामिल होंगे। SCO कॉन्फ्रेंस के बाद कौमी असम्बली का इजलास बुलाने की भी तैयारियां हो रही हैं, जिसमें तवक्को की जा रही है कि आईनी तरमीम का मुसविदा पेश किया जाएगा। पैनल आज मेरे साथ मौजूद हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से होंगे डॉक्टर शजरा मनसब साहिबा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुझे ज्वाइन करेंगे अली बुखारी साहब, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से मेरे साथ होंगे कादिर मंदखिल साहब। तो सबसे पहला मेरा सवाल होगा शजरा साहिबा आपसे, क्योंकि SCO कॉन्फ्रेंस बड़ी कामयाबी है यकीनी तौर पर, और हुकूमत वक्त की बड़ी अचीवमेंट है। हम क्या एक्सपेक्टेशंस कर सकते हैं इस SCO कॉन्फ्रेंस से, क्योंकि मईशत की बात करें या फिर सरमायाकारी की बात करें, कुछ अच्छी खबरें भी आना शुरू हो गई हैं। इसके नताइज क्या अखज़ हो सकते हैं? जी, बहुत शुक्रिया। देखिए, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का इस वक़्त पाकिस्तान में इजलास होना और हमारा होस्ट करना ये बहुत जी, अहम एक बिल्कुल, बात है पाकिस्तान के लिए, इस खित्ते के लिए और दुनिया के लिए। अगर बिल्कुल। आलमी दुनिया जी, के जी। तनाज़ुर में देखा जाए तो इस वक़्त ना सिर्फ़ ये कि पावर बैलेंस ऑफ पावर शिफ्ट हो रहा है हुँ, और एक नया अल्टरनेट वर्ल्ड ऑर्डर आ रहा है इस वक़्त दुनिया में। और उस वर्ल्ड ऑर्डर के अंदर एक मुख्तलिफ चीज़ ये है कि ये वर्ल्ड ऑर्डर is going to be about connectivity, collaboration और SCO के इस इजलास में ना सिर्फ ये कि इकोनॉमिक जी, जी। हमारी उसके ऊपर माशी बेहतरी आएगी, कनेक्टिविटी के ऊपर बातें होंगी, क्लाइमेट चेंज के ऊपर हो रही है। और आपने देखा कि इससे पहले बहुत अच्छा एक स्टेज सेटअप हो चुका था, जबकि हमारे यहाँ सऊदी वफद एक आज जिन्होंने बहुत जी। अच्छी 2 बिलियन से ज्यादा हमारे साथ सरमायाकारी के लिए उन्होंने साइन अप किया। और आज हुँ, अ, भी अब कल से चाइना की जो प्रीमियर आ चुके हैं उनके साथ हमारे MOU साइन हो चुके हैं। आज भी वफूद आ रहे हैं। तो मैं समझती हूँ पाकिस्तान के इमेज के लिए, पाकिस्तान की मईशत के लिए, पाकिस्तान के कनेक्टिविटी के लिए बहुत ही खुशाइन बात है। और जिस तरह से 2017 में मियां नवाज शरीफ साहब की उस वक्त हुकूमत थी जब जी, जी। पाकिस्तान SCO जी, का मेंबर बना, और आज मियां शहबाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर हैं, तो आज पाकिस्तान ये एक होस्ट कर रहा है। ये हमारे लिए सिंबॉलिकली भी बहुत अहम है बिल्कुल। और हमारे लिए एक्चुअली भी इसमें बहुत अहम पेशरफ्त होगी। और पाकिस्तान दुनिया के उन ममालिक में एक बहुत अहमियत हासिल का हामिल है इस खित्ते के ममालिक में, जो जी। कि इस कनेक्टिविटी और कोलैबोरेशन को बढ़ाएंगे। चाहे वो सिक्योरिटी के मामलात हों, चाहे वो मईशत के मामलात हों, चाहे वो ट्रेड और इन्वेस्टमेंट के मामलात हों। बिल्कुल। ठीक है। कादिर मंजूर खैर साहब, सूरत हाल इस वक्त ये है कि पाकिस्तान में SCO कॉन्फ्रेंस होने जा रही है, और उस वक्त हो रही है जब पाकिस्तान को बड़े चैलेंजेस का सामना है, चाहे वो सिक्योरिटी को लेकर हो या फिर मईशत के मैदान से। लेकिन इस तरह से पाकिस्तान की तरफ से जो ये स्टेप लिया गया है, SCO कॉन्फ्रेंस होने जा रही है, ये एक बड़ी अचीवमेंट है। पहले आप इस पर कमेंट कर दीजिए। जी, बहुत शुक्रिया। यकीनन पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की सिक्योरिटी के लिए, खित्ते में पाकिस्तान को अपना सिक्का मनवाने के लिए, मईशत के लिए, हर लिहाज जी। से देखा जाए तो ये एक बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस है। और अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक तो आज की तारीख तक, और इंशाल्लाह उम्मीद है कि हुँ, कल भी बड़ा स्मूथ तरीके से होगा और डिस्कशन होगा। और यकीनन इस हवाले से अगर आप देख लें कि भारत भी का वजीर खारजा भी आ चुका है, जो हुँ, एक जमाने से 4 जंगे हमारी इनके साथ हो चुकी है। रूस का बहुत बड़ा वक्त 76 अफराद पर मुश्तमिल जी, वक्त आ जी। चुका है।
जो बहुत बड़ी अचीवमेंट है। ईरान का आ चुका है। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि खिते के लिहाज से पाकिस्तान पहले भी किसी से कम नहीं था और अल्हम्दुलिल्लाह एटमी ताकत भी है। तो इस कॉन्फ्रेंस के जरिए मजीद पाकिस्तान की जो इमेज है, पाकिस्तान की जो मईशत है, उसमें बेहतरी आएगी। और यकीनन जो आलमी अदारे हैं, चाहे इसको IMF कहे या यूनाइटेड नेशन का हो या और जो अदारे हैं, तो उस लिहाज से पाकिस्तान की वो कहते हैं ना जैसे कि जी जी लॉबिंग हो या उसके जी। साथ कनेक्टिविटी हो, इन चीजों में पाकिस्तान को यकीनन एक पहले से ज्यादा बेहतर एक मुकाम मिलेगा इंशाल्लाह। ठीक है इंशाल्लाह। अली बुखारी साहब, आपके सामने ये सारी सूरत हाल है कि एक तरफ तो SCO कॉन्फ्रेंस होने जा रही है और दूसरी तरफ खबरें ये आ रही हैं कि आईनी तरमीम भी 18 अक्टूबर को कौमी असम्बली का इजलास बुलाया जाना है। अभी ये इम्कानात सामने आ रहे हैं, तो PTI की क्या स्ट्रेटजी होगी? क्योंकि मौलाना की तरफ से ये हिमायत का इजहार किया जा रहा है। अगर मौलाना हुकूमत का साथ देते हैं तो फिर PTI क्या स्ट्रेटजी रखेगी और PTI क्या करेगी? जी औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मोहम्मद। बहुत शुक्रिया जी, आपने मुझे प्रोग्राम में मदऊ किया। देखें, 2-3 चीज़ें हैं, ये वन बाय वन मैं आपको एक्सप्लेन करूँ। जो सबसे पहले 26th अमेंडमेंट की बात करूँ, जो 18th को ये लाना चाहते हैं। देखें, इंतहाई कॉन्ट्रोवर्शियल अमेंडमेंट है। इसके अंदर अब तो सारे जहां को पता चल चुका है कि ये क्या करना चाहते हैं। और कल रात तक मौलाना साहब इस पे कन्विंस थे और एक प्रोग्राम में मेरे साथ साहब भी बैठे हुए थे। उनके अंदर यही डिस्कस हुआ, यही चीज थी कि जी जो मसूदा पीपल्स पार्टी ने दिया उसके ऊपर बिल्कुल उनको इतफाक नहीं था, हमें भी नहीं था। हमारे आला क़यादत की मीटिंग हुई पीपल्स पार्टी के साथ, और जब हमने रोटेशन की और सीनियर जजेस की बात की तो वो बिल्कुल खामोश हो गए। खुर्शीद शाह साहब भी थी उसके अंदर, नवीद कमर साहब भी थे उसके अंदर, और उनके पास कोई जवाब नहीं था। उसके बाद जो नून के पास मसूदा आया, वो कभी कहते हैं बार कौंसिल ने दिया, कभी कहते हैं कहाँ से आया, और आप लोग इस चीज के विटनेस हैं कि इनको खुद नहीं पता था। आपके डिप्टी प्राइम मिनिस्टर से पूछा गया तो उसने कहा जी मुझे नहीं पता, लॉ मिनिस्टर से पूछें। जब फर्स्ट टाइम इनिशियली लॉन्च किया गया, और जब लॉ मिनिस्टर से पूछा उसने कहा मुझे अभी तक मिला ही नहीं। सो देयर इज समथिंग व्हिच इज बिहाइंड दिस होल एपिसोड जी। और जो बेनिफिशियरी है बेसिकली ये 25 करोड़ आवाम के लिए तो है कोई नहीं। दूसरी चीज ये है कि हमारे साथ मौलाना साहब का इसके ऊपर बिल्कुल हम मुत्तफिक हैं इसके ऊपर कि जो इस्लाहत आएंगी वो हमारी तरफ से और मौलाना साहब की तरफ से जॉइंटली आएंगी। और कोई ऐसी बात नहीं है कि उन्होंने इस पे इनको ओके कर दिया या ग्रीन सिग्नल दे दिया। तो ये तो कॉन्सेप्ट ही गलत है जो इन्होंने दिया। इसको बेसिकली दैट इज अगेंस्ट द फंडामेंटल राइट्स, वेदर वो आर्टिकल 8 से स्टार्ट करूं मैं या 199 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर चलती है। ये तो इसलिए नामुमकिन है, और पार्ट ऑफ द मैलिस गवर्नमेंट के पार्ट पे इसलिए है जिसमें कोई ढकी छुपी बात नहीं है कि जब इन्होंने फर्स्ट टाइम लॉन्च किया तो आपको पता है कि रात की तारीकी में अच्छा अली बुखारी साहब, PTI इस वक्त क्या पोजीशन रखती है? आईनी तरमीम पर जी, आईनी तरमीम पर हिमायत करेगी या फिर कुछ तजावीज पेश करेगी? जी जी देखिए, जो इनकी तरमीम है वो तो रिजेक्टेड है, इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है, 101%। अब जो हमने और मौलाना साहब ने देनी है, अगर उसके ऊपर एग्रीमेंट होता है तो फिर अमेंडमेंट आएगी ना। देखें, पाकिस्तान की तारीख है, कभी भी किसी गवर्नमेंट ने भी अकेले 2/3 मेजोरिटी किसी एक दो के पास, इक्का दुक्का के पास शायद आ गई होगी, इवन एंड अदरवाइज नहीं हो सकी। जब अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन होती है तो उसके अंदर कंसेंसस डेवलप करने पड़ते हैं। अगर 18th अमेंडमेंट की एग्जांपल आप ले लो तो उसके अंदर 350 घंटे प्लस जो है उसके ऊपर आर्गूमेंट्स हुए, उसके अंदर सारी पार्टीज बैठी, लोगों से राय ली गई, 41 बंदों की कमेटी। ये तो कोई चीज कार नहीं ना कि आपने अपने 2007 रूल्स ऑफ बिजनेस जो असेंबली के थे वो भी आपने वायलेट किया, आपने 2012 सेनेट के जो रूल्स ऑफ बिजनेस थे उसको भी वायलेट किया, रात को इजलास बुला लिया, मीनिंग बाय के शब खून मारने की कोशिश की गई कि रात की तारीकी में ये हो जाए, लेकिन अल्टीमेटली वो नहीं हुआ। सो उसके बाद मौलाना साहब, थैंक्स टू हिम, जिन्होंने ये चीजें ओपन की, जिन्होंने बताया कि बिलावल मेरे पास 58 के अमेंडमेंट्स लेके आए और शहबाज शरीफ 81 लेकर आए। अब 20% अमेंडमेंट आप कर रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, 280 उसकी टोटल शिक्के हैं। इतना बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट लेकर आ रहे हैं यार, लोगों को क्या फायदा हो रहा है ये तो बताएं ना। एक बंदा आपका बैठ जाए, मिनिस्टर, आपका लॉ मिनिस्टर बैठ जाए और ये डिफाइन कर दे कि यार हम इस आर्टिकल का ये फायदा होगा, इस आर्टिकल का ये नुकसान होगा। सो देयर इज नथिंग इन इट। अब नंबर दूसरा क्वेश्चन आपने मुझसे पूछा था सू कॉन्फ्रेंस के ऊपर। देखिए, कॉन्फ्रेंस हो गई, फाइन जी, अच्छी बात है, लोग आए पाकिस्तान। मैंने तो ये देखना है ना, एज अ पाकिस्तानी बात कर रहा हूँ कि इसका मैं बेनिफिशियरी कितना हूँ। आपको मैं ये बता दूं कि हम ब्रिक्स के मेंबर नहीं है। व्हाट इज ब्रिक्स? बेसिकली हमने अभी जाके उसके ऊपर एप्लीकेशन दिया कि हम ब्रिक्स के मेंबर बन जाएं। सो हम तो ब्रिक्स के मेंबर हैं ही कोई नहीं। और जो इसके साथ कनेक्ट किया जाता है सऊदी डेलीगेशन को और दूसरे तीसरे डेलीगेशन को, उसका इसके साथ कोई तलक नहीं। ये दिस इज द शंघाई कॉन्फ्रेंस, आप आए, और मेरे लिए कोई ये बड़ी बात नहीं है कि इंडियन वजीर खारजा आ गया। यार आपके वजीर खारजा बिलावल भुट्टो गया था तो उन्होंने क्या अंजाम किया था उसको, मेरे लिए प्रायोरिटी है मेरे कश्मीर के राइट्स।
एज पर कॉन्स्टिट्यूशन, एज पर लेकिन अली बुखारी साहब, इतना तो क्रेडिट देना आप गवर्नमेंट को कि इतने अरसे बाद पाकिस्तान में इतनी बड़ी डेवलपमेंट हो रही है, इतने बड़े डेलीगेशंस पाकिस्तान की तरफ रुख कर रहे हैं, इतनी बड़ी सरमायाकारी आ रही है। तो शजरा साहिबा, अली बुखारी साहब ये कह रहे हैं कि एक कोई ऐसी तरमीम बता दें जिससे हम ये कह सकें कि अवाम को कोई फ़ायदा होगा, उस तरमीम से कोई अवामी फ़ायदा भी पहुँचे। जी, एक तो मैं ये इनको बता दूं, ये कह रहे हैं हम ब्रिक्स के मेंबर नहीं है। ब्रिक्स एक अलग ऑर्गेनाइजेशन है, एससीओ एक अलग ऑर्गेनाइजेशन है। ब्रिक्स के भी हमने अब मेंबर बनने के लिए दरखास्त दे दी है, वो भी इंशाल्लाह हमारी जल्दी कबूल हो जाएगी। इस चीज को डाउन प्ले करना सिर्फ अपनी सियासी मकासद के लिए मैं समझती हूँ मुनासिब नहीं है। ये पाकिस्तान के लिए एक प्राइड की बात है, किसी एक जमात या एक हुकूमत के लिए नहीं है। और इससे बिला वजह बात ना करें। आज कश्मीर की बात करें, कश्मीर का तो जब उन्होंने एब्रोगेट की थी आर्टिकल 373-35 तो आपकी हुकूमत थी और आपने किया क्या तब? आपने कहा जुमे को आधे घंटे के लिए बाहर आके खड़े हो जाएंगे। तब क्या आपके प्राइम मिनिस्टर ने कश्मीर के लिए कर लिया? आज आप कह रहे हैं कि हमारे लिए कश्मीर भी हमारे लिए बहुत अहम है, फलस्तीन भी हमारे लिए बहुत अहम है। जब ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस हुई तो आपकी जमात उसमें आई नहीं। आप तो ये देखते ही नहीं है कि हमारा पाकिस्तान के इंटरेस्ट, नेशनल इंटरेस्ट जहां है, वहां तो हम अपनी सियासत को पीछे छोड़ दें। आप तो वहां पे भी अपनी सियासत ले आते हैं। और आज भी आपने कितनी मुश्किल से अपना धरना कैंसिल किया, जो कि आप एससीओ की कॉन्फ्रेंस को सैबोटाज करने के लिए कर रहे थे कि जी हमें मुलाकात करार देनी चाहिए। तो ये बातें जो है ये मुनासिब नहीं है। इस वक्त एससीओ कॉन्फ्रेंस को आप अपनी सियासत से दूर रखें और मुल्क के फायदे के लिए भी कभी सोच लिया करें। हमने जो ये लाए हैं, हम ये तरामीम, ये अवाम के फायदे के लिए ही है। ये इसलिए है कि अवाम जो साल अपने मुकदमों की को उसका कहीं अंजाम पहुंचाने के लिए इंतजार करते रहते हैं और यहाँ पे सिर्फ सियासी मुकदमात चलते रहते हैं, जो हर आए दिन आप एक ना एक नई वहां पे मुकदमा अपना लेके पहुंचे होते हैं। और आज हम ये चाह रहे हैं कि अवाम को इसमें रिलीफ मिले, जो सियासी मुकदमात है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है, वो अलग हो जाए ताकि अवाम को रिलीफ मिले। और इसको इन्होंने खुद ही शजरा साहिबा, मौलाना साहब तो ये कह रहे हैं ना कि आइन साजी होगी तो सिर्फ हमारे मुस्तविदे पर होगी। वो कह रहे हैं कि चलो हम हंगी से तो मामला तय पाने जा रहे हैं, लेकिन वो साथ ये भी कह रहे हैं कि हमारी जो आइन की तजावीज़ होंगी उसी पर काम किया जाएगा। और फिर तो वो आइनी बेंच का मुतालबा कर रहे थे। अब यहाँ पर आप क्लैरिटी हमें दें कि आइनी अदालत की तरफ आप लोग जा रहे हैं या फिर आइनी बेंच का क़याम अमल में आएगा? देखिए, हमारी तरफ से एक कमेटी है, उसकी एक ज़ेली कमेटी भी बनी। मौलाना साहब एक बहुत ज़ीरक सियासतदान है, उन्होंने हमारे से बातचीत की है तमाम हुकूमत और उनकी इत्तेहादी पार्टीज के साथ। आज भी उनकी बिलावल भुट्टो साहब से भी मुलाकात हुई, तमाम लोगों से उनकी। अब सारे आपस में मशवरा करके और जो भी मुसव्वदे एक के ऊपर सब समझेंगे कि ये सही है, उसके ऊपर काम करेंगे। आप देखिए कि सबकी तजावीज़ आ रही है। अगर नहीं तजावीज़ आ रही तो सिर्फ एक उस पार्टी की जिसको सवाए सड़कों पे इंतशार फैलाने के और कोई काम नहीं है, ये क्यों नहीं पार्लियामेंट में आते, क्यों नहीं इस कमेटी का हिस्सा बनते, क्यों नहीं अपनी वहां पे आके अपनी ये मशवरे दे देना हमें। यहाँ पे बैठ के कह रहे कि अवाम के लिए नहीं किया, ये आए उस कमेटी में आए, उसका हिस्सा थे ये, उसमें से निकल गए ये पीटीआई वाले आए और अपने मशवरे दें ताकि इनके मशवरे भी उसमें शामिल हो जाए। लेकिन ये ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि ये हर वक्त किसी भी चीज को जस्ट तनकीद बराए तनकीद इन्होंने करनी है, तनकीद बराए बेहतरी इन्होंने नहीं करनी। तो इंशाल्लाह हम तमाम जमातें हम उस पर मुशावरत करके जो भी बेहतर मुसवदा आएगा वो ऐवान में पेश हो जाएगा। अच्छा शजरा साहिबा, अभी ये भी आवाज़ें सामने आ रही हैं कि नून लीग के कुछ अरकान असेंबली हैं जो पीटीआई की तरफ जा रहे हैं, तो आपके लिए तो फिर ये मजीद चैलेंज की सूरत नहीं सामने आ जाएगी? क्योंकि ये बयान सामने आना पीटीआई के रहनुमाओं की तरफ से कि नून लीग के कुछ अरकान हमने तोड़े हैं, अब आपको तो गेम उल्टा नजर आ जाएगी। जी, ऐसी बिल्कुल कोई बात नहीं है। ये बिल्कुल इनकी खाम ख्याली या इनका अपनी ख्वाहिश हो सकती है। हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, लेकिन इसमें बिल्कुल कोई हकीकत दूर दूर तक नहीं है। हमने आजाद जो मेंबर पार्लियामेंट है, जो आजाद हैसियत में इलेक्शन लड़के आए थे, वो हमारे साथ जरूर आएंगे ताकि हमारी 2/3 मेजॉरिटी इंशाल्लाह ताला पूरी हो जाएगी। तो ये सिर्फ तनकीद ही करते रह जाएंगे। ठीक है कादरी साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो की मुलाकात हुई है नवाज शरीफ साहब से और कुछ ये खबरें सामने आ रही हैं कि उनकी तरफ से यही बात की गई है बिलावल भुट्टो की तरफ से कि नून लीग के कुछ अरकान टूटे हैं, तो फिर क्या मुश्किलात दरपेश आ सकते हैं और इस खबर में कितनी सदाकत है?
मेरा ख्याल में डॉक्टर शिजरा साहिबा ने जवाब दे दिया है जी। खुद तो अपने मुर्गे संभाले नहीं जा रहे, दूसरे की मुर्गों पे नजर या खामखा इस तरह मुतजाद बात करना, गलतफहमी पैदा करना, ये खुशफहमी है। दूसरी बात ये कि मतलब अली बुखारी साहब ने जो बात की है आईनी तरामीम का कि ये बुनियादी इंसानी हकूक के खिलाफ है। मुझे पाकिस्तान का पहला इंसानी हकूक अवार्ड मिला है अल्हम्दुलिल्लाह, और मुझे ये बता दे कि इस तरह जो ना एक स्टेटमेंट दे के लोगों को गुमराह तो नहीं कर सकते, कौन सा किसके खिलाफ है, क्या खिलाफ है, उसकी वाज़ेह कर देना नंबर एक बात। और आपको मैं बता दूं कि इस वक्त आज की तारीख तक जो हाई कोर्ट की जज भर्ती होते हैं वो एक फर्द वाहिद चीफ जस्टिस जो सूबे का होता है वो अपने चैम्बर के लोगों को बांझे भतीजों का नाम रिकमेंड करते हैं और असेंबली की रबड़ स्टैम्प कमेटी जो है ना वो उसके ऊपर स्टैम्प लगा। तो ये जस्टिस इफ्तिखार चौधरी ने ब्लैकमेलिंग करके 19वीं तरमीम लाया। मोहतरम एक चपरासी की नौकरी के लिए तो यहाँ लोग धक्के खाते हैं और एक हाई कोर्ट का डायरेक्ट जो है ना वो सिफारिश पे भर्ती होता है। आपके दौर में 2021 में मैंने कौमी असेंबली में एक बिल पेश किया था, यही बिल बड़े अप्रिशिएट किया आपके तमाम मेंबरान ने, और आपके वजीर कानून जो कि एमक्यू का था उसने तालमतोल से काम लिए, फिर पीडीएम को हुकूमत है, सब मेंबरान ने बड़ा अप्रिशिएट किया, मगर मौजूदा वजीर कानून उस वक्त भी थे, उन्होंने टालमटोल से काम नहीं लिया। पीपल्स पार्टी का ये मुद्दा है कि एक जज की जो अपॉइंटमेंट है वो मेरिट होना चाहिए। क्या गलत है, कौन सा फंडामेंटल राइट के खिलाफ है, नंबर एक बात। दूसरी बात ये कि मिसाल की जमहूरियत थी जहां बीबी शहीद और नवाज शरीफ साहब के बीच में मुआहदा हुआ था और उसमें इमरान खान साहब की दस्तखत है, मौलाना साहब की दस्तखत है आईनी अदालतों का। अब आईनी अदालतें क्या है, आज भी मैं प्रैक्टिसिंग लॉयर हूं, आज भी आईनी कोर्ट्स में 50% ज्यादा केसेस आईनी चलते हैं, यानी आर्टिकल 199 के तहत पिटिशन चलती है। सुप्रीम कोर्ट में 58,000 केसेस पेंडिंग है जिसमें से 15,000 केसेस जो है ना वो आईनी है। बाज जरा ये बताया कि 176 है, तो अगर 176 है तो और शर्मनाक बात है कि 58,000 केसेस नहीं चल रहे हैं। सुबह शाम इमरान खान साहब का केस और इलेक्शन कमीशन का आईनी केस चल रहा है। आम जो लोग, जो गरीब लोग हैं, मैं आपको 1000 मिसालें दे सकता हूँ। एक शख्स को मैंने 28 साल बाद पहली मरतबा अदालत में पेश किया। एक बच्ची जो पैदा होती बदल गई अस्पताल में, 24 साल केस चलता रहा। ठीक है, एक जो जस्टिस कोसा के दौर, चले अली बुखारी साहब से ही पूछ लेते हैं। अली बुखारी साहब, हसन रऊफ की तरफ से जो ये दावा किया जा रहा है कि 3 अरकान कौमी असेंबली ऐसे हैं जो ठीक है, जो आईनी तरमीमी हुकूमत का साथ नहीं देंगे, आप इस दावे की तस्दीक करेंगे और कुछ बताएंगे कि वो लोग कौन है? हमने बिल्कुल, मैं चीज बताऊं, हमने वो स्पोक्स पर्सन है, हमने बंदे तोड़े नहीं है। लोग खुद कहते हैं कि ये कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट्स जो जुल्फकार अली भुट्टो ने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था उसके अगेंस्ट है। ये कॉन्स्टिट्यूशन पिटीशन जो ये लेकर आ रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट्स लेकर आ रहे हैं, ये फंडामेंटल राइट्स की नहीं है। कल लोगों ने हमारे गले दबा देने, किसी का बच्चा अगवा हो जाएगा, किसी की बेटी अगवा हो जाएगी, आपके पास राइट ही नहीं बचता कि जो ये कॉन्स्टिट्यूशन पिटीशन लेके आ रहे हैं कि आप कोई दरवाजा खटखटाएं और उनको लेकर आए कि यार हमारा प्यारा चला गया। ये आज मेरे गले में अगर फंदा ना तो कल इनके गले में भी होगा। आज जो ये बैठ के बातें कर रहे हैं और हमें तरगीब दे रहे हैं, कल ये ज़ियाउल हक को क्या कहते थे, कल ये मुशर्रफ को क्या कहते थे, हमने वो चीजें भी सुनी हुई हैं। तो बिलावल भुट्टो साहब भी यही कह रहे हैं ना कि आज जो इनकी मुखालिफत कर रहे हैं वही माजी में इनकी हिमायती भी रह चुके हैं। और एक मैं देखिए एक चीज आपको ऐड कर दूं, इन्होंने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी पूरा नहीं पढ़ा, मैंने एक एक लफ्ज पढ़ा है। चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में इंडिपेंडेंस ऑफ जर्नलिज्म भी है। आप ले लें इमरान खान का नाम, आप लिखाएं उसकी तस्वीरें, प्राइम मिनिस्टर रहा ना आपका। चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी बेनजीर ने इस तरह नहीं किया जिस तरह इन्होंने किया हुआ था। उससे ये नहीं कहा हुआ था जर्नलिज्म आजाद, उसने कहा हुआ इंस्टीट्यूशन आजाद होंगे, नैब खत्म होगा। करें ना यार, आप गवर्नमेंट में बैठे हैं, दोनों बैठे हैं, 6-6 दफा अमेंडमेंट लेके आते हैं। ये नहीं होगा कि कड़वा कड़वा थू थू मीठा मीठा हजम कर लें आप। लोगों के राइट्स आप जब भी खाएंगे तो लोग आपके ऑलरेडी आप लोगों में जाने के काबिल नहीं है। मैं आपके सामने बैठा हूँ, 50,000 वोट से जीत के इस्लामाबाद में बैठा हूँ। इनसे जो उन्होंने जिताया हुआ फॉर्म 47 के, लोगों में तो आए, पब्लिकली तो आए, टीवी में आ जाए, आप उनको बुला लें, अपने प्रोग्राम में बुला लें, किसी फेस ही नहीं कर सकते। अब उन चीजों को छुपाने के लिए कभी एक चीज हो रही है, कभी दूसरी हो रही है, कभी तीसरी हो रही है। यार लोग मुस्तफीद, मैं कॉमन मैन हूँ, छोड़ दें कि मैं एक पोलिटिकल वर्कर हूँ। मैं आपसे पूछता हूँ, इनसे पूछ लें कि जी एग्जैक्ट फिगर बता दें कि आया ये 87 है, 57 है, 48 है, कितनी अमेंडमेंट्स? क्या इन्होंने सारा मसूदा देखा है? नहीं देखा। चले अली बुखारी साहब एक ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक के बाद इस मुसव्विदे के बारे में शजरा मंसर साहिबा से भी हम पूछेंगे कि आखिर ये मुसव्विदा है क्या जो अभी ये लोग पेश करने जा रहे हैं। एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे।
जी वेलकम बैक नाजरीन। शजरा साहिबा, मेरा सवाल आपसे होगा, जैसे कि ब्रेक पर जाने से पहले अली बुखारी साहब ये कह रहे थे कि अब कुछ आप ड्राफ्ट का बता दें, कितनी अमेंडमेंट्स लेकर आ रहे हैं, या फिर अभी भी वही बातें होंगी दोबारा से कि ड्राफ्ट कहीं और से आना है। इस दफ़ा आप क्या पूरी प्रिपरेशन के साथ आ रहे हैं? कुछ सरप्राइज देने के लिए आप तैयार हैं? देखिए, ड्राफ्ट हम लोग ही बना रहे हैं, उसके ऊपर वर्क हो रहा है। जैसे कि हमने कहा, तमाम पार्टीज उसमें अपना इनपुट दे रही हैं, उसके कुछ चीजें हम मान रहे हैं, कुछ वो मान रहे हैं। मौलाना साहब की भी कल आपने सुनी स्टेटमेंट, जिसमें उन्होंने कहा कि कुछ हमारी बातें मानी गई हैं, कुछ वापस हो गई हैं, कुछ चल रही हैं। तो अभी इस चीज के ऊपर काम हो रहा है, कोई हतमी शक्ल अभी इस मुसवदे ने नहीं ली। बहरहाल मेजर काम इसके ऊपर हो चुका है, और इंशाल्लाह ताला वो जो हतमी शक्ल तमाम पार्टीज के मुशावरत से आएगी, वो सबके सामने आ जाएगी। ये पीटीआई के इन्होंने आज बड़ी बात की जी, अवाम अवाम, ये सिर्फ टीवी शोज पे आके इनको अवाम याद आ जाती है। आप मुझे बताएं कि ये जब सड़कों पे मारे मारे फिर रहे होते हैं अपने धरने और जुलूसों के चक्कर में, तो कभी इन्होंने अवाम का जिक्र किया या अवाम का नाम लिया, या कभी अवाम के बारे में, अवाम के लिए कोई धरना या कोई इन्होंने किया? ये तो सिर्फ ये कहते हैं कि हमारे कैदी को छोड़ दिया जाए, उसको बगैर ट्रायल किए उसको छोड़ दिया जाए, और ये मुमकिन नहीं है। आप इनको पूछें कि पार्लियामेंट में कभी आते हैं तो कभी इन्होंने अवाम की बात की है? वहां पे भी इन्होंने हर रोज यही शोर शराबा किया होता है कि उस कैदी को छोड़ दिया जाए। इनके सो कॉल्ड लीडर को, इनको इस बात की समझ नहीं आती कि उसके ऊपर मुकदमात है, अगर वो मुकदमात से बरी हो जाएगा तो छूट जाएगा, और अगर नहीं होगा तो उसको सजा हो जाएगी। ये एनआरओ के चक्कर में है। लेकिन जब टीवी शोज पे आते हैं तो इनको अवाम याद आ जाती है। देखिए, मैंने और मंदोखिल साहब दोनों ने हमने बताया कि अवाम की इंटरेस्ट में ही ये बात हो रही है। वो अवाम जो कई कई देर सजा जेलों में पड़े रहते हैं, और उनको बाद में पता चलता है जब उनकी सजा भी पूरी हो गई होती है कि वो तो थे ही नहीं गिल्टी। फिर इसके बाद कई जनरेशन्स में चीजें चलती रहती हैं, बच्चों के बच्चे हो जाते हैं और वो मुकदमात फारिग नहीं होते। तो ये सारी चीजें, और अगर ये कह रहे हैं कि ये इस वक्त लाए और सीओडी में और भी चीजें थी, तो देखिए ना, आहिस्ता एक एक करके, दो दो करके चीजें आती है ना। ये क्या आर्ग्यूमेंट है कि अगर वो नहीं आया तो ये भी ना आए? ये जो जुडिशल रिफॉर्म्स हैं, ये बहुत जरूरी हैं। ये ऑल अक्रॉस पार्टीज, तमाम लोग और अवाम भी ये चाहते हैं कि जुडिशल रिफॉर्म्स हों। जुडिशरी में बहुत गुंजाइश है बेहतरी की, और अगर तमाम पार्टीज और जो कलेक्टिव विजडम ऑफ द पार्लियामेंट है, और पार्लियामेंट सुप्रीम है इसलिए क्योंकि पार्लियामेंट वो है जो अवाम की नुमाइंदगी कर रही है। जाहिर है यहाँ का एक पार्लियामेंट का जो एक एक मेंबर है, वो कई कई लाखों अवाम की नुमाइंदगी कर रहा है। तो अगर वो एक चीज कलेक्टिव विजडम में करते तो अवाम की ही नुमाइंदगी है। ठीक है शजरा साहिबा, तासुर ये भी आ रहा है पीटीआई के लोगों की तरफ से, कहा जा रहा है कि हमें 100 करोड़ की ऑफर भी हो रही है, कुछ इस तरह की बातें भी सामने आ रही। फिर तो इसका मतलब यही हुआ ना कि हॉर्स ट्रेडिंग का जो बाजार है फिर से एक दफा गर्म हो गया है अपने अपने जाती मफादात के लिए। देखिए, हमारी तरफ से ना कोई ऑफर हुई है, ना ही हम समझते हैं कोई इस तरह की होनी चाहिए। मैं खुद इस चीज की बहुत मुखालफत करूंगी कि ये जो एक कॉन्सेप्ट है, इनका जहाज, मुझे याद है जहांगीर तरीन का जहाज भर भर के जाया करता था। ये कहा करते थे कि आज हमने एक विकेट गिरा ली, आज हमने दूसरी विकेट गिरा ली, क्योंकि ये खुद ये चीजें करते रहे हैं, तो ये बातें करते हैं। हम इन चीजों में बिलीव नहीं करते। मैं समझती हूँ कि वो लोग, वो मेंबरान जो अपनी ज़मीर की आवाज को सुनते हुए ये समझते हैं कि ये जरूरी है इस्लाहात, ये आइन में ये तरामीम जरूरी है, तो वो आके जरूर वोट देंगे। और अगर वो वोट देंगे 63A के तहत, तो उनकी जो अगर वो किसी पार्टी के मेंबर है तो उनके लिए एक सजा है, उनको डीसीट कर दिया जाएगा, अगर उनका पार्टी का सरबराह ये समझेगा कि डीसीट कर दिया। तो ये अगर कोई ऐसा करता है तो अपनी कॉन्शियंस की आवाज पे करता है। ठीक है कादिर साहब, चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो साहब की तरफ से कहा गया है कि अगर आईनी तरमीम में हमें कामयाबी नहीं मिलती तो फिर हम मुखालिफिन का वोट भी इस्तेमाल करेंगे। अब इस बात में हर कोई अपना मतलब निकाल रहा है कि हो सकता है कि फिर से वही खरीदो फरोख्त का बाजार गर्म हो जाएगा अपने मफादात के लिए, और अपने सियासत के लिए खरीदो फरोख्त को दोबारा से शुरू कर दिया जाएगा।
आपके सवाल से पहले मुझे एक जवाब देने दो। अली बुखारी साहब मोहतरम ने जो बात की है, जी, एक तो हाई कोर्ट की तादाद मुताबिक 4 लाख में ये वो 20 से 22 लाख है। और इसी वजह से हम ये कहते हैं कि अब जो 20-22 लाख केसेस चल रहा है, उस केसेस में 50% से ज्यादा आईनी केसेस चल रहा है। मैं आपको हवाला दूं एक वकील की तरफ से। मेरे पास एक सिविल सूट है 1986 का, अभी तक वो स्टार्ट ही नहीं हुआ है, उसको भी छोड़िए। पिछली असेंबली में जहां मैं इस कमेटी का हिस्सा था पार्लियामानी अफेयर्स, हमने कानून पास करा है कि जो इलेक्शन की धांधली की जो भी ये जो ट्रिब्यूनल होता है वो 6 महीने के अंदर फैसला करेगा। तो सिंध हाई कोर्ट की जस्टिस साहब, मैं नाम नहीं लूंगा, मेरा जो केस चल रहा है इस वक्त मुस्तफा कमाल साहब के खिलाफ जो पिटीशन हमारी चल रही, जहाँ PTI का भी हिस्सा है, पिटीशन दाखिल किया उन्होंने। तो मैंने जज साहब से कहा कि जनाब ये तो 6 महीने के अंदर आपने ये फैसला करना था, अभी आप स्टार्ट ही नहीं हुआ है। तो मुझे जवाब जज साहब दिए कि आप मेरे चीफ जस्टिस को कह दें कि हमें और केसेस नहीं दे, फिर यही चलाने दें। बात दुरुस्त सही है। जब आप और केसेस देंगे जजेस को तो वो 6 महीने के अंदर कहां से करेंगे? जब ये एक बच्ची दिन में एक बच्ची अगर पैदा होती है, और ये कानून है 1997 के इंसदाद दहशतगर्दी का, ये नवाज शरीफ साहब के दौर में कानून आया कि दहशतगर्दी की जो मुकदमा है उसके 1 हफ्ते के अंदर आपने फैसला करना है। ठीक है, अब एक अंदर के अंदर फैसला करना है। एक केस जब अदालत में होगा दूसरा केस आएगी नहीं, वहां 4 साल 5 साल से केसेस चल रहे हैं। तो इसी वजह से हम ये कहते हैं कि आप ये जजेस की अपॉइंटमेंट मेरिट पे करो ताकि तुम्हारा मेरे जज ना बने। और फिर साथ साथ ये होगा कि ये जो केसेस है वो जो सियासी केसेस जिसको मायनी केसेस कहते हैं वो अलग हो। आम जो गरीब लोग जो वकीला को पैसे देते हैं अपना जमा पूंजी खर्च करके, उनके कब आए? इफ्तिखार चौधरी के दौर में एक पेशी पे एक शख्स ने 3 करोड़ पे खर्च किया। ये उस वक्त मैंने बिजनेस कॉल से टेलीविजन उसको कहा इफ्तिखार चौधरी के दौर में। अभी क्या होता है, मैं साकिब निसार की कोर्ट में बैठा हूँ तो जी चीफ जस्टिस है तो कहने लगा ये 4-5 MPA मैंने तो वैसे उड़ा दूं। चीफ जस्टिस गुलजार आया था, उसने कहा कि मैं तो बचपन में यहाँ से गुजरा था और एक नस्ला टावर के बराबर में उसका घर था। उस नस्ला टावर जो ओवरसीज लोग थे जिनने पैसा जमा किए, जमा पूंजी, वो टावर को उड़ाने के लिए अतुड़ी सी नहीं है, एक बकायदे अखबार में इश्तिहार दिए डाउन और जंग में कि बम से उड़ा दो। एक जज को इतना गुस्सा, यानी इतनी जाती दिलचस्पी अपने मकाम बचाने के लिए। और फिर उसके बाद एक शख्स मुझे याद है व्हील चेयर पे सोशल मीडिया पे वो रोता हो गया कि मैं दोबारा पाकिस्तान नहीं आऊंगा। तो ये सारी चीजों को देख के हम ये कहते हैं कि आप जजेस अपॉइंटमेंट पे मेरिट पे कर ले और साथ में जजेस की जो केसेस है उसके ऊपर ताकि आप यानी दादा के कादिर साहब, अली बुखारी साहब से इन सवालों के जवाब ले लेते हैं। अली बुखारी साहब, अगर आपको इतने कंसर्न्स हैं, एक तरफ आप फिर मौलाना फजलुर रहमान से मुज़ाकरात भी कर रहे हैं, दूसरी तरफ अगर वो कह रहे हैं कि इतने ज्यादा तहफ़्फ़ुज़ात है तो फिर आप छोड़ दें, आप पार्लियामेंट को जाली करार दे रहे हैं। फिर शजरा साहिबा भी यही कह रही हैं कि आप वो दिन भूल गए जब जहांगीर तरीन के जहाज भर भरा करते थे और फिर रोजाना आपकी यही आवाज आती थी कि हमने आज ये विकेट गिरा दी, हमने एक और विकेट गिरा दी। देखें, 2-3 चीजें यार मिक्स एंड मैच हो गई है। मैं कादर भाई मेरे लिए बड़े काबिल एहतराम है और मैं उनकी बड़ी रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन थोड़ा सा उनको अदाद और शुमार का शायद गलत फहमी हो गई। पाकिस्तान 26 लाख प्लस केसेस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में पड़े हुए हैं। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, जाके क्लैरिफाई कर लें, दोनों मेरे कोलीग्स हैं, जाके अच्छी तरह तसल्ली कर लें, अपने लॉ मिनिस्टर से पूछ लें, वो उनको बता देगा। और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के ऊपर 0 अमेंडमेंट की अभी तक जो आई है कोई भी नहीं आई इसके अंदर, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के अंदर, नंबर 1। नंबर 2 चीज बड़ी क्लियर आपको बता दूं कि जो ये कह रहे हैं बार बार फलां बच्ची थी इतनी होगी, यार इस अमेंडमेंट का उससे क्या तल्लक है? मुझे तो यही समझ नहीं आ रही। कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट आप बनाने जा रहे हैं जिसमें केसेस 50 से नीचे हैं। अगेन आई टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ माय वर्ड। जाए चेक करके अपने लॉ मिनिस्टर से पूछ के बैठे यार, पीपल्स पार्टी वाले भी पूछ के बैठे और नून वाले भी पूछ के बैठे, और बाकी केसेस कितने हैं उन पे क्या होगा। नंबर 3, हाई कोर्ट में 4 लाख है, 20 लाख नहीं है। जरा दोबारा इसको वेरीफाई करें, जाके क्लैरिफिकेशन करें। अब कॉन्स्टिट्यूशन पिटीशंस खत्म, जज की आप जज का तरीका कार वजह करना चाहते हैं ना बनाने का, क्या वो प्राइम मिनिस्टर बनाएगा? वो जो खुद 17 सीटों से बैठा हुआ है, क्या आपके पास ये राइट है कि आप अवाम के आप एज बढ़ा रहे हैं? अच्छा, एज बढ़ाने से कौन बेनिफिशियरी होगा? भाई हम तो कहते हैं जो रिटायर हो गया जाए, बेनिफिट्स ले लिए तुमने, कर दिया, घर जाओ और लोगों को चांस दो यार, और लोग आए और लोगों को नौकरियां दो। पीपल्स पार्टी के तो स्लोगन ही ये था। बाकी हम तो जी अवामी मैसेज है। मुझे अब थोड़ा सा पीछे डिटेल बतानी पड़ेगी हिस्ट्री की। मंदो खेल साहब जब भुट्टो साहब जेल में गए थे तो उनकी सीसी में 40 बंदे थे, 32 भाग गए थे, 8 बाकी बच गए थे। अभी एक ब्रेक लेते हैं। जी वेलकम बैक।
जिसके अली ऊपर साहब, कल रात को 12 खबर बजे यह है जब कि हमारे डॉक्टर चेयरमैन तो गौर बाहर साहब ने कहा खड़े कि रहे लेकिन उनकी मुलाकात नहीं कराने दी गई, तो फिर अब आपकी क्या स्ट्रेटेजी होगी? ये तो फिर आपके साथ हाथ ना हो गया? देखें जी, इन्होंने क्या हाथ करने, इन्होंने जो सारी अवाम के साथ किया हर एक को पता है। ये तो पब्लिक में जाने के काबिल ही नहीं है, ना ये ना इनके लीडर्स। किसी जगह मुझे बता दीजिएगा पब्लिक के लिए अकेले गए और जाके खड़े हो, किसी का जनाजा पढ़ ले हो, किसी की शादी में गए हो, पब्लिक फेयर में गए हो, बिकॉज एवरीवन नोस कि हुआ क्या है। आपको भी पता है, मुझे भी पता है और इन लोगों को भी पता है। तो हम तो पॉलिटिकल लोग हैं, हम तो पॉलिटिकली, मुझे मेरा कॉन्स्टिट्यूशन राइट देता है कि मैं फ्रीडम ऑफ स्पीच करूं, मैं एहतजाज प्रोटेस्ट करूं, मैं जलसा करूं। जलसे की इजाजत लेते हैं, हाई कोर्ट हमें इजाजत दे रही है, ये सो कॉल्ड हुकूमत इजाजत नहीं दे रही और ये जमहूरियत के दावेदार हैं। कहते हैं 3 घंटे में आप जलसा खत्म करना। यार कोई बायोलॉजी का पेपर देने के आ रहे हैं हम? आपका प्रोग्राम है, आप मुझे 2 मिनट दें, 2 मिनट में आप मेरे बात खत्म नहीं करवा सकती। तो एक यूनिवर्सल ट्रुथ है यार, खुदा का खौफ करें। आपका तमाशा बन गया लोगों में, आपके ऊपर मजाक बन गया। आपके अपने जो सीनियर पॉलिटिशियंस हैं, जिनको सीटें जिताएगी और जिन्होंने रिफ्यूज किया, क्या वो लोग नहीं है आपके? उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि जी हम आपके साथ नहीं आएंगे क्योंकि हमने पब्लिक में जाना है। हम हारे, हम हार तस्लीम करते हैं, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट करें। आपके कुछ लोगों को अपने केसेस खत्म कराने थे, कईयों को खुश करना था। वेयर नवाज शरीफ, जिसको ये लाते लोग आज क्या बैठ के कबूतर उड़ा रहे हैं? कितने हैं वो? आज तक पता ही नहीं। और मैं तो हैरान हूं, मुझे बड़ी हैरत हुई बिलावल भुट्टो के ऊपर। बिलावल जरदारी साहब आज एक बने हुए एम्बेसडर बने हुए हैं अमेंडमेंट के ऊपर, 26 अमेंडमेंट के ऊपर। उन्होंने तो खंजर घोंप दिया स्पिरिट, ओरिजिनल लिटरेंट स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो कि उनके नाना ने बनाया था, जिसकी पीपल्स पार्टी दावेदार है। कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स ही खत्म कर दिए लोगों के आपने यार। मैं आपको कह रहा हूँ, इनमें से किसी ने शायद नहीं पढ़ा, मैंने पढ़ा है और मौलाना साहब ने दिया, प्रोग्राम के अंदर दिया, और उसके अंदर लिखा हुआ था बाकायदा कि आर्टिकल 8 भी खत्म हो, जो उन्होंने खुद कहा। आर्टिकल 17(a) के अंदर अमेंडमेंट लेकर आना चाहते हैं, आर्टिकल 199 में अमेंडमेंट लेके जाना। अब ये 3 चीजें किसके साथ रिलेटेड है? ये फंडामेंटल राइट के साथ नहीं है। तो फिर ये कहते हैं कि हमने केसेस खत्म कराने हैं। ठीक है, यही बात शजरा सेबा कल मौलाना फजलुर रहमान साहब भी यही बात कर रहे थे। कुछ जलसे से खिताब करते उन्होंने ये कहा था कि जो आईनी तरमीम है उसमें इंसाफ और बुनियादी हुकूक को तबाह किया जा रहा है। अब मौलाना साहब का ये स्टांस, फिर आपको मौलाना साहब की ज़रूरत भी है, फिर वो कह रहे हैं कि हम अपने आईनी तरमीम लेकर आएंगे, अपने ही कुछ तजावीज़ रखेंगे, उसके बाद ही मुसविदा बनेगा। जी, बिल्कुल, हम तो कह रहे हैं कि अभी ये वर्किंग इन प्रोग्रेस है, अभी इसको कोई फाइनल शक्ल नहीं दी गई है। अगर किसी जगह पे किसी को ये फ़ील होगा कि हाँ, उसमें कोई चीज़ में तरमीम और मज़ीद होनी चाहिए, कोई चेंज आना चाहिए, तो वो हो जाएगा। इनको अभी देखिए 2018 का जो इलेक्शन था ना, वो पाकिस्तान की तारीख़ का सबसे बुरा रिग्ड तरीन इलेक्शन था, जब आरटीएस बैठा था और इनके ठप्पे डबल हो गए, तो ये लोग आके बैठ गए थे। लेकिन उसके बावजूद तमाम जमातों ने ये कहा और फैसला किया कि फिर भी हम पार्लियामेंट में आएंगे, जमहूरियत की खातिर, जमहूरियत के इस्तेहकाम की खातिर। बेशक के इनको सेलेक्ट करके लाके बिठा दिया गया, लेकिन फिर भी हम पार्लियामेंट में आके, उस वक्त ये हुकूमत में थे, इन्होंने तभी कहा कि हमने किसी सियासी कुव्वतों के साथ नहीं बैठना। फिर ये ऑपोजिशन में गए, आज भी इनका यही है कि हमने किसी सियासी कुव्वत के साथ नहीं बैठना, हमने किसी के साथ बात नहीं करनी। ये तो सियासी जमात है ही नहीं, इनको तो जमहूरियत के साथ कोई वास्ता ही नहीं है, इनको तो कोई लेना देना नहीं है। इनको सिर्फ ये मसला है कि हमें दोबारा से सिलेक्ट करके क्यों नहीं बिठा दिया गया, हम क्यों आरटीएस दोबारा नहीं ला सके, क्यों आरटीएस के जरिए हम दोबारा रिग करके नहीं आ सके, और क्यों हमारी मर्जी के जजेस जो सहूलतकार थे, जो गुड टू सी यू थे, जो सारा सारा दिन अदालतें खोल के बैठे रहते थे कि कब ये तशरीफ लाएंगे, तो कब ये अपनी मर्जी से आएंगे, कब, क्यों इनको मर्सिडीज दी जाती थी, वो जजेस क्यों अब इनको नहीं मिल रहे, क्यों अब वो इनके लिए सहूलतकारी में थोड़ा सा फर्क पड़ गया, ये मसला है इनका। ठीक है कादिर साहब, आईनी तरमीम को लेकर 18 अक्टूबर को कौमी असम्बली का इजलास होने जा रहा है। कुछ मुसव्विदे की डिटेल्स हम भी जानना चाहते हैं कि शेयर कर दें, क्योंकि पिछली दफ़ा जो आपको हुकूमत को नाकामी का सामना रहा, अब क्या तैयारी करके आप लोग जा रहे हैं? देखिए, मैंने आपको बताया हमारा मेन जो मुद्दा है वो है जजेस का अपॉइंटमेंट और उन्हीं अदालतें। उसके बाद छोटे मोटे शिक जैसा 184(3) जो है ना, वो हम चाहते हैं खत्म हो जाए, इस वजह से कि माजी में चीफ जस्टिस साहिबान ने थानेदार की तरह सुप्रीम कोर्ट चलाए और फिर उसके बाद पैरेलल हुकूमत के तौर पे उन्होंने काम किए। तो ये जस्टिस इफ्तिखार चौधरी, जस्टिस गुलजार, जस्टिस साकिब निसार, जस्टिस आसिफ सईद कोसा, ये सारे आपके सामने जो किरदार है, ठीक है। तो सवाल ये, हम ये चाहते हैं कि ये सारे, अभी मौलाना साहब की क्या अमेंडमेंट है और नून लीग की क्या है, जब ये सारे आएंगे और उनसे खुद होंगे तो वो फिर यकीनन पहले काबीना में आएगा, उसके बाद जाके असेंबली में पेश होंगे, तो सबको पता चलेगी। अब एक चीज
फैसला हुआ ही नहीं, एक चीज पे इत्तेफाक हुआ ही नहीं है, और पहले से मफरूजे पे भाई ये कर दो, ये बता दो, ये होने वाला है, ये होने वाला है। कादिर साहब, फिर बानी पीटीआई की तरफ से इमरान खान साहब इतना कंसर्न क्यों है? वो कह रहे हैं कि आईनी अदालत सिर्फ पीटीआई को खत्म करने के लिए बनाई जा रही है। देखिए, पीटीआई तो अपनी मौत आपकी मर गई है। पीटीआई तो है कहाँ? आपको पीटीआई इस वक्त पाकिस्तान की किताबों में नहीं है, इलेक्शन कमीशन की किताबों में नहीं है। वो जो 8 रुकनी जजेस ने जो एक मुतनाज़ा फैसला लिया है, उस पर अमल नहीं होगा। वो अमल इस वजह से नहीं होगा कि खुद उसी 8 रुकनी बेंच के जो जस्टिस मंसूर अली शाह, नाम बता देता हूँ, मंसूर अली शाह साहब कहते हैं मैं अपनी चीफ जस्टिस की कमेटी को नहीं मानता हूँ। उसने जस्टिस मुनीब अख्तर को क्यों निकाला, मुझे पहले वजाहत दे। फिर मैं सदर पाकिस्तान का ऑर्डिनेंस जो वज़ीर-ए-आज़म के हेडों से नहीं मानता, पहले सुप्रीम कोर्ट के फुल बेंच के सामने रखो, फिर कर दो। फिर अपने जो 2 कुलीग जज है, ब्रदर जजेस है, उनके जो इख्तलाफी लोग, जो उनका आईनी और कानूनी हक है, उनके ऊपर शदीद तनकीद किया है। उनके ऊपर ये कहा है कि वो थ्रेट की 80 पार्लियामेंट के पीटीआई के अरकान को, जो कि अभी है नहीं पीटीआई के, उन्होंने ये कहा नहीं आईन से तजाविज की है। और खुद मोहतरम 8 रुकनी जजेस ने आईन से तजाविज किए। मेरे हिसाब से आईन का आर्टिकल 51(6) ठीक है, कोई अगर जी जाए तो 3 दिन के अंदर वो पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं। और यहाँ पे ये कहता है कि 15 दिन और वो भी वर्किंग डेज। वो भाई आप किसने इख्तियार दिए कि आप अपनी तरफ से आईन लिखें? इनके ऊपर अमल कौन करेगा? और फिर दूसरी बात, ये सारी चीज मैं कहना चाह रहा हूँ, कोई इमरान खान की जो लोग हैं, इनके वकील है, वो सारे दिन टॉक शो में बातें रहते हैं, जाए उनको बोलो केस लड़ने अदालत में। आपने खुद सुप्रीम कोर्ट से स्टे लिया हुआ है केस न चलाने का, और आप इल्जाम लगा रहे हुकूमत का। देखिए, हुकूमत का जो लोअर जुडिशरी है, जिसको अली बुखारी साहब भी जानते हो और वो भी मानते होंगे, तो लोअर कोर्ट में जो केसेस चले वो खत्म करे, जाए अपने 9 मई की जो आपने कारनामे अंजाम दिए जाके साबित कर ले। खुद इमरान खान साहब का बाजा जो फौजी वर्दी लहरा रहा था और गाली गलोच कर रहा था, वो वीडियो आ गया, और कानूनी शहादत का आर्टिकल 154 ये कहता है। अली बुखारी साहब ये भी पढ़ ले, माशाल्लाह पढ़ाकू लग रहे हैं, मुझे खुशी हो रही है। वो ये भी पढ़ ले कि इस तरह की ऑडियो वीडियो जो है एडमिसिबल है बिफोर एनी कोर्ट ऑफ लॉ, उसको किसी गवाह की जरूरत नहीं है। वो क्या गलत था? क्या उनके सारे जो स्पीचेस थे वो गलत थे? क्या इमरान खान साहब ने बोला पेट्रोल बम जबान पार्क हमारे घर से फेंक के गए, खुद माना? क्या इमरान खान से नहीं माना कि जीएचक्यू पे धरने का मैंने हुक्म दिया है? ये सारी चीजें वो साबित करे अदालत में कि मैं झूठ बोल रहा हूँ या सरकार झूठ बोल रही है। सवाल ये सारी चीजें, ये सियासी हरबे है, उनका एक ही मुद्दा है, खान साहब को इनारो दो, उसको रिहा कर दो, कुछ नहीं। 11 साल खैबर पख्तूनख्वा में इनकी हुकूमत है। आप मुझे बताओ, सिवाय पेशावर का उन्होंने किसी शहर पे रिट नहीं है, हुकूमत का कंट्रोल नहीं है। ठीक है कादिर साहब, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। बस तासुर ये जा रहा है कि शायद हुकूमत अपने ज़ाती मफादात के लिए आईनी तरमीम को पास कराना चाहती है। देखना यह है कि आने वाले दिनों में क्या डेवलपमेंट होगी। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो चुका है, मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।